Hello, magical minds. Welcome to Edu Attack. CSET, CS Executive Entrance Test और CS फाउंडेशन. अब आप सेकेंड लेवल पे हो CS एग्जीक्यूटिव, तो CSET एंड CS फाउंडेशन की जर्नी के बाद मैं पूजा श्री अग्रवाल आज आपका वेलकम कर रही हूं CS एग्जीक्यूटिव में. और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपका पेपर 1 ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जर्नल लॉ आपके लिए लेकर आऊंगी, तो आज हम ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जर्नल लॉ का जो कि आपका मॉड्यूल 1 का फर्स्ट पेपर है उसको मैं आपके सामने लेकर आई हूं. नाम तो इस पेपर का बहुत बड़ा है और मुझे पता है कि आप लोगों को डर भी लग रहा होगा, लेकिन एडू अटैक आपके लिए हमेशा आपके साथ है और हम एजुकेशन पे अटैक करेंगे, इसके सारे टॉपिक्स देखेंगे. और जैसा कि मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपको नॉलेज दूंगी, आपसे मुझे रिजल्ट चाहिए. मैं आपको नॉलेज दूंगी, आप मुझे रिजल्ट दो और अपने माइंड का जो मैजिक है उसको मेरे साथ बरकरार रखो. राइट, तो चलिए देखते हैं कि इस पेपर में क्या क्या है. आज मेरा लेक्चर जो बेस्ड है वो ये है कि जैसे कि मेरी हैबिट है कि आपको हर एक पेपर के पहले मैं उसका इंट्रोडक्शन देती हूं कि बेसिकली हम क्यों पढ़ रहे हैं, पेपर का नाम जो है वो क्यों है, वो पेपर क्या है, तो आपके लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाता है. तो आपके ये जो लेक्चर्स हैं ये आपके YouTube चैनल पे रेगुलर बेसिस पे आते रहेंगे. आपको सीक्वेंस वाइज लेक्चर्स चाहिए. बहुत सारे पेपर्स जो हैं वो एडू अटैक पे अवेलेबल है. आप एडू अटैक की ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप का नाम एडू अटैक है और आप ऐप डाउनलोड करके जितने भी सीक्वेंस वाइज लेक्चर्स हैं, आपके टेस्ट पेपर्स हैं, नोट्स हैं, वो सारा कुछ आपको ऐप में अवेलेबल है. बाकी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन जो है वो चेक कर सकते हैं. तो जैसा कि आप मुझे जानते हो, मेरा नाम CS पूजा श्री अग्रवाल है और मैं यहां पर आपके पेपर ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जर्नल लॉस के लिए हूं. तो ये जो पेपर 1 की जर्नी है ये आपके लिए बहुत आसान रहने वाली है. और जैसे कि हम किसी सफर पे निकलते हैं, किसी ट्रैवल पे निकलते हैं, तो अगर हमें ब्रीफिंग मिल जाए कि रास्ते में कौन कौन से स्टेशन पड़ने वाले हैं, सबके नामों के बारे में पता लग जाए कि हाँ ये स्टेशन पड़ने वाला है और हमें इतने स्टेशन जो है अपनी इस जर्नी में क्रॉस करने हैं, एक आइडिया मिल जाता है, तो सफर का मजा ही अलग हो जाता है. और हर एक स्टेशन के जैसे जैसे स्टेशन आता रहता है हमारे माइंड में एक प्रिपरेशन रहता है कि हाँ ये चीज होगी. तो आज हम एक रोड मैप अपना रेडी कर रहे हैं इस पेपर में. बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है. नाम भले ही बहुत बड़ा है, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जर्नल लॉस, लेकिन पेपर उतना ही इंटरेस्टिंग है. राइट, तो ये तो आपको सफर में पता लगेगा कि पेपर कितना इंटरेस्टिंग है. तो चलिए हाँ देखते हैं हम कि आखिर इस पेपर में क्या क्या चीजें हैं. तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, इस ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो हमारा पेपर है, इस पेपर में टोटल 17 टॉपिक्स हमें कवर करने हैं. पेपर का नाम है ज्यूरिस्प्रूडेंस. पहला वर्ड आपका क्या है? ज्यूरिस्प्रूडेंस. जैसे कि आप यहां पर नाम में देख रहे हैं, आप नाम देखिए क्या है यहां पर, पहला वर्ड आप देख रहे हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस. ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी कि ये हमारे विधि शास्त्र, अगर हिंदी में भी देखेंगे तो बड़ा भारी भरकम आपको वर्ड मिलेगा विधि शास्त्र.
न्याय शास्त्र, राइट। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस, ज्यूरिस्प्रूडेंस जनरली एलएलबी जब करते हैं तो उसमें भी ये पेपर पढ़ाया जाता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम लॉ की बात करते हैं, अलग अलग जो लॉ मेकर थे उनकी हम बात करते हैं, कैसे उनकी फिलॉसफीज थी, क्या फिलॉसफीज थी। अगर हम यहां पर देखें, देखिए आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका सोर्सेज ऑफ लॉ। जो आप फर्स्ट चैप्टर अपना देख रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक जो आप यहां पर देख रहे हैं वो आप देख रहे हैं सोर्सेज ऑफ लॉ। यहां पे सोर्सेज ऑफ लॉ बोल दिया गया है कि लॉ को कहां से उठाया गया, लाया गया। सीएस फाउंडेशन वालों ने इसको ऑलरेडी जो है अपने कोर्स में पढ़ रखा है, सोर्सेज ऑफ लॉ। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इस यहां पर ये जो टॉपिक है इसका नाम होना चाहिए था ज्यूरिस्प्रूडेंस। बेसिकली हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं कि लॉ क्या है, लॉ की शुरुआत स्टार्टिंग कैसे हुई, कैसे लॉ के बारे में बात की गई, लॉ स्कॉलर्स जो हैं, लॉ मेकर जो हैं, सालमन कौन थे, उनकी लाइफ क्या थी, उनके थॉट्स क्या थे, उनके फिलॉसफीज क्या थी। ऑस्टिन थे तो उनकी क्या फिलॉसफीज है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको लॉ की हिस्ट्री बताई गई, लॉ कहां से लिया गया, उसके बारे में अलग अलग फिलॉसफीज क्या थी, ये आपको यहां पे बताया जा रहा है। दैट्स वाई इस पेपर का नाम जो फर्स्ट वर्ड है वो है ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी कि हमारा जो लॉ है, जो हमारा लॉ का पूरा जो कलेक्शन है, ठीक है, उसका जन्म कहां से हुआ, उसकी हिस्ट्री के बारे में आपको यहां पर पढ़ाया जाएगा, राइट। अब अगर हम बात करें इंटरप्रिटेशन की, तो इंटरप्रिटेशन क्या होता है। अब की बार इंस्टीट्यूट वालों ने बहुत ही अच्छा काम किया, आईसीएसआई वालों ने बहुत अच्छा काम किया है, जो इसको एग्जीक्यूटिव में यहाँ पे कोर्स में रखा है। पहले भी एग्जीक्यूटिव में हुआ करता था, अदरवाइज हम अगर सीए फाइनल में देखें तो मुझे खुद नहीं समझ में आता था। सीए में पहले फाउंडेशन में लॉ पढ़ा दिया, इंटर में लॉ पढ़ा दिया, और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये वाला जो टॉपिक है इंटरप्रिटेशन, ये फाइनल में रखते थे। अब एक बात बताइए, लॉ मेकर ने लॉ तो बना दिया, लॉ मेकर ने लॉ तो बना दिया, राइट, लेकिन उसको पढ़ना कैसे है, उसको समझना कैसे है, उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, राइट, ये तो आपको आना चाहिए। तो लॉ पढ़ाने के बाद इंटरप्रिटेशन पढ़ा रहे हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। कायदे से ये इंटरप्रिटेशन स्टार्टिंग में ही पढ़ाना चाहिए, जैसा कि हमारे आईसीएसआई ने किया है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने किया है, और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स को यहीं पे रखा है। तो हम भी जब अपने लॉ की जर्नी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, क्योंकि जब एक बार इंटरप्रिटेशन पढ़नी आ गई कि हाँ कैसे बेयर एक्ट को कैसे समझना है, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, अगर ये चीज हमको समझ में आ गई, राइट, तो लॉ पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। आपको अच्छे से मालूम है इंडिया में लॉ मेकर अलग है और उसको इंटरप्रेट करने वाले अलग हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपने देखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सारे लॉज का पापा है। मैंने आपको ऑलरेडी जो है ये चीज पढ़ाई हुई है, जिन्होंने फाउंडेशन या सीएसईटी मुझसे पढ़ा है उनको ऑलरेडी ये चीज पढ़ाई हुई है मैंने, कि कॉन्स्टिट्यूशन सारे लॉ का पापा है। और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 पिलर्स की बात होती है, जिसमें जुडिशरी सिस्टम की बात होती है। तो आप मुझे ये बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, क्या उसने लॉ बनाया? जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, क्या उसने लॉ बनाया? मैंने आपको पहले ही बताया था कि लॉ कैसे बनता है। आपको अच्छे से मालूम है कि लॉ कैसे बनता है। लॉ पार्लियामेंट में बनता है, राइट। अगर मैं सेंट्रल लॉ की बात करूं तो कहां बनता है? पार्लियामेंट में बनता है। पार्लियामेंट में कौन बनाते हैं? क्या मिनिस्टर्स बनाते हैं? मिनिस्टर्स तो बहुत सारे अंगूठा टेक भी होते हैं। तो क्या पार्लियामेंट में जो लॉ है वो मिनिस्टर्स बनाते हैं? आप सोच के बताइए। मिनिस्टर से तो अगर 10 पेजेस भी लिखने को कह दिया जाएगा तो पता नहीं, आई डोंट नो कि कितने साल वो जो है लगा देंगे।
तो डोंट वरी, मिनिस्टर्स नहीं बनाता है, एक्सपर्ट्स की टीम बनाती है। हाँ, मिनिस्टर्स जो है अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको मैनिपुलेट जरूर करते हैं, क्योंकि जो आपका जो भी बिल है, मैंने आपको फाउंडेशन में लॉ के इंट्रोडक्शन में बिल और एक्ट में डिफरेंस बताया हुआ है। जिनको नॉलेज नहीं है वो वहां पर वो लेक्चर जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब में लेक्चर पड़ा हुआ है, राइट, कि एक बिल और एक्ट में क्या डिफरेंस होता है, एक बिल एक्ट में कैसे कन्वर्ट होता है। और आप तो वो हिस्टोरिकल जनरेशन हो जिसके सामने इतने सारे बिल पास हुए हैं। आपने कैब भी देखा, ठीक है, आपने ट्रिपल तलाक भी देखा, आपके सामने तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल ही चेंज हो गया, जो जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल जो उसको पावर दी गई थी, जो उसको स्पेशल कैटेगरी प्रोवाइड की गई थी, वो वापस ले ली गई। तो आप तो एक ऐसे हिस्टोरिकल जनरेशन हो कि जो कि लॉ में इतनी सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें, चेंजेस आए हैं वो आपके सामने आए हैं। अभी भी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो है अमेंडमेंट आ चुका है, लेबर लॉज बहुत सारे चेंज हो चुके हैं, कॉर्पोरेट एक्ट में फिर से अमेंडमेंट्स जो है कंपनीज एक्ट में आई हैं, राइट। तो आप तो उस जनरेशन के पर्सन हो जहां पे आए दिन बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो हैं वो आ रही हैं, राइट। तो बिल और एक्ट में क्या डिफरेंस होता है आपको पता है। बिल जो है लोकसभा और राज्यसभा के सामने प्रेजेंट किया जाता है, जो एक्सपर्ट्स है, जो कंसर्न मिनिस्ट्री है, वो एक प्रपोजल, एक बिल तैयार करती है लॉ के रिगार्डिंग। उस पे जो है लोकसभा और राज्यसभा में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बहस होती है, फिर लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद जब एक पर्टिकुलर बिल को प्रेसिडेंट साइन कर देता है तो वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे, ये जो आपका थर्ड चैप्टर है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये आपका कोई एक्ट नहीं है, कोई यहां पे सेक्शन नहीं है, ये जस्ट लाइक यू कैन से कि एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स हमको यहां पर दिए गए हैं कि अगर हम लॉ को पढ़ रहे हैं, अगर हम लॉ को पढ़ रहे हैं तो हम उसको कैसे उसकी इंटरप्रिटेशन करें, राइट। ऐसा तो है नहीं कि कोर्ट रूम में आप जब जाओगे अपने क्लाइंट का केस लेकर आप किसी क्वासी जुडिशरी के सामने जब अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करोगे तो जज को लॉ नहीं मालूम है। जज को भी लॉ आता है, वो सीट पे बैठा है तो लॉ पढ़कर ही बैठा है। तो आप उस चीज को कैसे उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे हो अपने क्लाइंट के फेवर में, ठीक है। तो ये सारी चीजें कि कैसे हम हर एक सेक्शन को इंटरप्रेट करेंगे। अब इंटरप्रेट का मतलब अगर मैं एग्जांपल लूं, सपोज मैं आपके सामने एक इंग्लिश का वर्ड लेती हूं फाइन, ठीक है, मैं आपके सामने एक इंग्लिश का वर्ड लेती हूं फाइन, राइट, फाइन, मैंने आपके सामने एक वर्ड लिया। अब मैं कह रही हूं आई एम फाइन, आई एम गुड, मैं अच्छी हूं, आई एम फाइन, राइट। अब मैं बात कर रही हूं 10,000 रुपीज इज योर फाइन, राइट। फाइन की स्पेलिंग तो वही है, FIN, फाइन, ठीक है। एक जगह मीनिंग क्या निकल रहा है, आई एम फाइन, मैं अच्छा हूं, ठीक है। अब मैं आपको कहूं 10,000 रुपीज इज फाइन, तो इसका मतलब आप क्या इंटरप्रिटेशन ये करोगे, 10,000 रुपीज अच्छा है, नहीं ना। आपको समझ में आता है कि जब यहां रुपीज की बात हो रही है तो यहां पे पेनाल्टी की बात हो रही है, ठीक है। 10,000 रुपीज is charged as fine, it means कि यहां पेनाल्टी की बात हो रही है। तो फाइन के दो अलग अलग जगह पे अलग अलग उस एक वर्ड की इंटरप्रिटेशन हो गई। तो दैट इज इंटरप्रिटेशन कि आप लॉ को कहां पर कैसे उसकी इंटरप्रिटेशन करोगे, ये चीज आपको यहां पर सिखाई जा रही है। तो मेरा मानना यह है कि हमें अपनी जर्नी यहीं से स्टार्ट करनी चाहिए। यहाँ पे 17 टॉपिक्स हमको जो है कवर करने हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए टोटल 17 टॉपिक्स जो है इस पेपर में आपको पढ़ाए जाने हैं, टोटल 17 टॉपिक्स, ठीक है, आपके इस पेपर में कवर होने हैं। और सबसे फोकस वाली बात अगर आप देखिए
इंस्टीट्यूट आपके साथ खेल रहा है। कैसे खेल रहा है? आप कुछ पेपर्स उठा के देखेंगे, जैसे कि आप सेकंड ग्रुप का उठा लीजिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, या आप ईबीसीएल उठा लीजिए, इकोनॉमिक बिजनेस वाला जो लॉ है वो आप उठा लीजिए, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ वाला पेपर उठा लीजिए। तो इंस्टीट्यूट ने वहां पर मार्क्स का सेग्रीगेशन कर रखा है कि पार्ट ए इतने मार्क्स का आएगा, ईबीसीएल में कंपटीशन एक्ट आप देख रहे हैं 20 मार्क्स का आएगा, राइट। तो इस तरीके से सेग्रीगेशन कर रखा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट 60 मार्क्स का आएगा और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 40 मार्क्स का आएगा। तो इंस्टीट्यूट की अदा को समझिए, क्या इस पेपर में ऐसा कोई सेग्रीगेशन है? सीएसईटी, सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट वाले जितने स्टूडेंट्स हैं, सीएस फाउंडेशन वाले जितने स्टूडेंट्स हैं, अभी तक तो आपने एमसीक्यू बेस्ड पेपर जो है दिया है। यहां पर पेपर क्या है? सब्जेक्टिव है। इंस्टीट्यूट की भी अपनी अदा है, आप इंस्टीट्यूट की अदा को देखिए। यहां पर इंस्टीट्यूट ने आपका कोई 17 टॉपिक्स में कोई भी मार्क्स का सेग्रीगेशन नहीं किया है। आखिर क्यों नहीं किया है? क्योंकि इंस्टीट्यूट को अगर लगा कि आपने स्टैंप एक्ट नहीं पढ़ा है, आपने रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, आप कुछ एक्ट नहीं पढ़ रहे हो, तो एकदम से मे बी उसी अटेम्प्ट में, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट है, स्टैंप एक्ट है, एविडेंस एक्ट है, यहां से मे बी आपको 20 to 30 मार्क्स का पेपर आ जाए और बाकी कोई भी जो 4-5 टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़े थे, ठीक है, वो एकदम से पेपर में गायब हो जाए, राइट। तो इंस्टीट्यूट कभी भी यहां पर आपके साथ खेल सकता है। तो इंस्टीट्यूट ने ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ के टॉपिक में आप देख रहे हो कि 3 अलग अलग चीजें पढ़ाई जा रही हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस आपको समझ में आया, जो सोर्सेस ऑफ लॉ है उस टॉपिक का नाम ज्यूरिस्प्रूडेंस होना चाहिए। उसमें अलग अलग लॉ मेकर के लॉ की हिस्ट्री, जो लॉ के अलग अलग फिलॉसफीज स्टार्टिंग में थी, उनके बारे में हमको पढ़ना है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑब्वियस सी बात है, हमारे सारे लॉज का जो एक गंगोत्री कह लीजिए, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। जैसे गंगोत्री से नदियां गंगा निकलती है, वैसे ही हमारे सारे लॉज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही निकल कर आए, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही पावर दी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना है। इंटरप्रिटेशन का मतलब आपको समझ में आ गया, फाइन वर्ड से आपको समझ में आ गया होगा कि अलग अलग जगह अलग अलग इंटरप्रिटेशन रहती है। आप बेयर एक्ट को कैसे पढ़ोगे, क्या है, ये चीज हमें देखनी है। इसके साथ ही साथ भूली बिसरी यादें, अगर आपको याद हो तो फाउंडेशन एंड सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के टाइम मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज का क्या मीनिंग होता है, क्या डिफरेंस होता है इसमें, पैरा, सब पैरा कब हम पढ़ते हैं। तो ये बेसिक्स मैंने कुछ ऑलरेडी क्लियर किए हुए हैं, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनको क्लियर नहीं है वो ऑलरेडी उन वीडियोस में जाकर इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब आप लॉ की फील्ड में आ रहे हो, आप ऑब्वियस सी बात है कंप्लायंस ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो आपको लॉ की चीजें आनी चाहिए, आपको लॉ की बारीकियां पता होनी चाहिए। तो एक आइडिया लग रहा होगा कि इंस्टीट्यूट की अदा यहां पर क्या है। इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे कोई भी मार्क्स का सेग्रीगेशन नहीं किया है। इट मींस किसी भी अटेम्प्ट में किसी भी टॉपिक की वेटेज ज्यादा हो सकती है। आपको बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन टर्म समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं जनरल लॉ की। हम बात करते हैं जनरल लॉ। जनरल लॉ बेसिकली क्यों बोला गया? अगर हम जनरल लॉ की बात करें, आप एक बात बताइए, आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा, कंपनीज एक्ट कहां पे एप्लीकेबल होगा? कंपनीज के ऊपर। पार्टनरशिप एक्ट कहां पे एप्लीकेबल होगा? पार्टनरशिप एक्ट जब आप किसी अपने फ्रेंड और पार्टनर्स के साथ बिजनेस करने जा रहे हो, यानी कि कम से कम 2 पर्सन है जो बिजनेस करने जा रहे हैं, वहीं पे पार्टनरशिप एक्ट जो है एप्लीकेबल होगा, राइट।
तो आपने अलग अलग एक्ट पढ़े। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट कब एप्लीकेबल होता है? जब हम किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल या परचेज करते हैं तो वहां पे आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट जो है एप्लीकेबल होता है, राइट। तो ये सब क्या है? एक स्पेसिफिक एक्ट है जो एक स्पेसिफिक जगह पर एप्लीकेबल होते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट कहां एप्लीकेबल होगा? जहां पर फैक्ट्री होगी, जहां पे कुछ वर्कर्स फैक्ट्री प्रेमाइसेस में काम कर रहे होंगे। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट कहां पे एप्लीकेबल होगा? जहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं वहां पर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो ये सब स्पेसिफिक एक्ट है। लेकिन कुछ जनरल एक्ट भी है। सड़क पे गड्ढे खुदे हुए हैं, अब वो सड़क पे गड्ढे आपके घर जाते समय खुदे हुए हैं या फैक्ट्री जाते समय खुदे हुए हैं, राइट। या अगर हम बात करें स्टैंप पेपर की बात करें, पार्टनरशिप की जो डीड होती है वो भी स्टैंप पेपर पे होती है। कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, पूरा आपको लिखा पढ़ी कर रहे हैं, या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट में कोई प्रॉपर्टी खरीद बेच रहे हैं, ठीक है, तो स्टैंप पेपर पे ही जो है वो डील की जाती है। आपको बात समझ में आ रही है? तो रोजमर्रा में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ठीक है। कोई आपके प्रेमाइसेस में घुस आया, वो प्रेमाइसेस कंपनी का भी हो सकता है, वो प्रेमाइसेस आपके फर्म का भी हो सकता है, वो प्रेमाइसेस आपके घर का भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात? तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपका क्या है? जनरल लॉ है। जनरल लॉ है। और अगर लॉ की बात करें, आज की डेट में लॉ हर जगह एप्लीकेबल है। हम बात करें, चाहे भगवान भी आपके ऊपर केस डाल सकते हो और आप भी भगवान के ऊपर केस डाल सकते हो। डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते हो? सोच के बताना, अपने मैजिकल माइंड को चलाओ। क्या आप भी भगवान के ऊपर केस डाल सकते हो? क्या अयोध्या केस में एक पार्टी का नाम क्या था? रामलला। एक पार्टी का नाम क्या था? रामलला। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे भगवान को भी ये प्रूफ करना पड़ रहा है कि वो प्रॉपर्टी उनकी है, ठीक है। तो आप सोचिए कि जर्नल लाइफ में अगर किसी के साथ कुछ हो जाता है, आप कहीं से गुजर रहे हो, ठीक है, आपका मोबाइल कोई छीन कर भाग गया, मोबाइल कंपनी के डायरेक्टर का भी हो सकता है, ठीक है, मोबाइल कंपनी की भी प्रॉपर्टी हो सकती है, एक इंडिविजुअल की भी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जो जनरली हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। हर जगह, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे एक इंडिविजुअल पर्सन हो, हर जगह कुछ लॉज है जिनके बिना हमारा काम नहीं चलता है। अब एविडेंस एक्ट की बात कर ले। जैसे मैंने अभी सड़क में गड्ढे खुदे थे इसकी बात की थी, ठीक है। तो वहां पे गड्ढे में गिर गया कोई पर्सन, कंपनी का डायरेक्टर गिर गया, इंडिविजुअल गिर गया, म्यूनिसिपैलिटी की ड्यूटी थी, वहां पे गड्ढे नहीं होने चाहिए थे, किस में आएगा? लॉ ऑफ टॉर्ट में आएगा। एविडेंस एक्ट की बात करें, इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें, मूवीज देखते हो आप लोग, मूवीज में आप क्या देखते हो कि एक कोर्ट रूम बना हुआ है, जज साहब बैठकर क्या कर रहे हैं? डिसीजन दे रहे हैं, राइट, केस चल रहा है, और जब जो है जज साहब डिसीजन देने जा रहे हैं, इंडियन पेनल कोड की धारा 302 के तहत, मैं मतलब कि जब वो ऐसा बोलते हैं तभी एक लेडी रोती हुई कोर्ट रूम में आती है, जज साहब रुकिए, मेरे पास है ये डायरी, मेरे पास है ये सबूत, एविडेंस, रुक जाइए जज साहब। वहां कटघरे में खड़ा हुआ हीरो बोल रहा है, नहीं डार्लिंग, मत बोलो, कसम है तुम्हें मेरी। वाइफ बोल रही है, कैसी कसम, तुम ही नहीं रहोगे तो इस कसम का फायदा क्या? आज तो मैं जज साहब को सब कुछ बताऊंगी। और वहां पे एविडेंस प्रेजेंट हो जाता है। तो क्या एक्चुअल लाइफ में भी ऐसा ही होता है? एविडेंस, विटनेस कैसे कोर्ट में प्रेजेंट किए जाएं,
किसको हम एविडेंस बोलते हैं, ये सारी चीजें हमको कहां बताई गई हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो ऐसे ही जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। एविडेंस एक्ट हो गया, स्टैंप एक्ट, कहां किस जगह किस टाइप की डीड में अलग अलग डीड होती है। भाई आप प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हो, आपकी सेल परचेज डीड होती है। आप अगर प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हो, मॉर्गेज के तौर पे रखते हो, तो मॉर्गेज डीड होती है। अलग अलग जगह अलग अलग डीड होती है, उसमें अलग अलग स्टैंप लगता है। कहां पे क्या स्टैंप लगेगा, कौन सा एक्ट बताएगा, इंडियन स्टैंप एक्ट बताएगा। सिविल केस क्या होता है, क्रिमिनल केस क्या होता है, वैसे तो मैंने आपको लॉ ऑफ टॉर्ट में CSET में पढ़ाया हुआ है, लेकिन उसको यहाँ पे और डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे हम सिविल प्रोसीजर कोड भी पढ़ेंगे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी पढ़ेंगे, इंडियन पेनल कोड भी पढ़ेंगे, जहां पे सारे पेनल्टीज दी हुई है, सारे पनिशमेंट के बारे में क्या है बताया हुआ है। तो ये सारी चीजें मतलब कि जो जर्नल लॉ है, एक पर्सन की जर्नल लाइफ पे, एक सामान्य लाइफ पे, चाहे वो किसी भी टाइप का मतलब आर्टिफिशियल पर्सन हो, चाहे नेचुरल पर्सन हो, चाहे कंपनी हो, चाहे पार्टनरशिप हो, हर जगह वो जर्नल लॉ क्या होगा, अप्लाई होगा। तो उसको हम यहां पर क्या बोलेंगे, उसको हम यहां पर जर्नल लॉ बोलेंगे। तो ये 17 टॉपिक्स जो हैं वो हमें लाइन बाय लाइन जो है वो करने हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आज की डेट आपने बहुत राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में सुना होगा कि कहीं से भी अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो दिस इज योर राइट कि आप वो इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो ये क्या बोलता है, ठीक है, आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो जाता है, फेसबुक अकाउंट हैक हो जाता है, उसका मिसयूज हो रहा है, राइट, तो आप कैसे कंप्लेन कर सकते हो, ये आप कहां पढ़ोगे, साइबर लॉ में पढ़ोगे, आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में पढ़ोगे। बहुत सारी चीजों का रजिस्ट्रेशन होता है, मैरिज है, मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है, पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड करवाई जा सकती है, ठीक है, सेल डीड रजिस्टर्ड करवाई जाती है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, किन किन चीजों का होता है, ये हम कहां देखेंगे, रजिस्ट्रेशन एक्ट में देखेंगे। डिस्प्यूट, हर एक डिस्प्यूट अगर कोर्ट तक जाए तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे टाइम लगेगा। आपने देखा होगा कि जो डीड्स बनती है उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉजेस डलवाई जाते हैं। जो सीनियर लॉयर, जो लॉयर्स होते हैं या रिटायर्ड जजेस होते हैं, वो आर्बिट्रेशन की सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हैं। इसको हम कहाँ पढ़ेंगे, आर्बिट्रेशन एंड कंसलेशन एक्ट में पढ़ेंगे। स्पेशल एक्ट, जैसे हमारे कंज्यूमर फोरम के लिए स्पेशल एक्ट होता है, क्वासी जुडिशरी जिसको हम बोलते हैं। कंपनीज एक्ट में NCLT होता है, नेशनल कंपनी लॉ बोर्ड, लॉ ट्रिब्यूनल होता है। आपका सेबी में जो है आपका सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल होता है, ठीक है। कंपटीशन एक्ट में अलग से जो उसकी जुडिशरी है, क्वासी जुडिशरी होती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में कैट होता है, राइट, साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल। तो ये जो सारी चीजें हैं, मेन जुडिशरी और क्वासी जुडिशरी में क्या डिफरेंस है, कौन से केसेस ऐसे हैं जो मेन जुडिशरी में जाएंगे, कौन से केसेस ऐसे हैं जो क्वासी जुडिशरी में जाएंगे। क्वासी जुडिशरी थोड़ा मेन जुडिशरी से अलग हटके होती है, राइट। तो एक मैं उसका भी आपको ब्रीफिंग कर दे रही हूं। अगर अब सारे केसेस मेन कोर्ट में ही जाने लगे, सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट में ही जाने लगे, तो आप सोचिए वहां पे कितनी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। कंपनीज एक्ट से रिलेटेड केस जो है नॉर्मल कोर्ट में चला जाए तो वहां जज कंपनीज एक्ट का तो एक्सपर्ट बैठा नहीं है। तो क्या बोला गया कि कंपनीज एक्ट के लिए अलग से NCLT जो है बनाया गया। पहले पुराने टाइम पे 1956 जब आपका कंपनीज एक्ट होता था तो कंपनी लॉ बोर्ड होता था, बाद में उसको हमने NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है बोला। और वहां पर जो कंपनीज लॉ के जो एक्सपर्ट होते हैं वो बैठे रहते हैं, मतलब कि कुछ लॉ फील्ड से भी होंगे, कंपनी सेक्रेटरीज भी जिसको 15 इयर्स अबव एक्सपीरियंस है वो वहां पे हो सकता है। तो एक्सपर्ट्स बैठे रहते हैं। तो जब क्लाइंट का जो केस है वो कॉर्पोरेट कंपनी लॉ के रिगार्डिंग अगर कोई डिस्प्यूट है
तो उस डिस्प्यूट का जो फैसला है वो कहां पे सुनाया जाता है? एनसीएलटी में। वो केस एनसीएलटी में जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे ही स्पेशलाइज्ड जो ट्रिब्यूनल्स बना दिए गए किसी स्पेसिफिक एक्ट से रिलेटेड, उनको हम बोलते हैं क्वासी जुडिशरी। और हम कंपनी सेक्रेटरी को राइट दिया गया है कि हम अपने क्लाइंट्स को क्वासी जुडिशरी के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइट तो हम देखेंगे कि कौन कौन से स्पेशल कोर्ट्स हैं क्वासी जुडिशरी में, कौन से ट्रिब्यूनल्स आते हैं, किस किस एक्ट के अंडर में जो है ये ट्रिब्यूनल्स आते हैं। तो ये एक ओवरऑल जो है हमें अपने ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जर्नल लॉ के पेपर में पढ़ना है। आई होप कि आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपको यहां पर कैसे पढ़ना है। राइट अब यहां पे हमें अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी। अगर हमें सीएस एग्जीक्यूटिव में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हमें एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ काम करना होगा। राइट तो वो स्ट्रैटेजी क्या होगी, कैसे हम काम करेंगे, इसके बारे में भी डिस्कस कर ले। एक आपको आइडिया लग गया कि हाँ हमें 17 चैप्टर्स जो है वो इस पेपर में पूरे फोकस के साथ पढ़ना है। और आपको याद है ना, यहाँ पे क्लास की डॉन तो मैं हूं। तो सीक्वेंस क्या होगा, कौन सा टॉपिक आपको पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जैसे ही जैसे आपकी डिपेंडेंसी, अगर मुझे लगा कि हाँ ये टॉपिक आपको पहले पढ़ना चाहिए तो वो मैं आपको पहले पढ़ाऊंगी ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना आए। राइट तो ये चीज हम यहाँ पे करते रहेंगे। प्रॉपर रेगुलर क्लासेस और प्रैक्टिस के लिए आप जाकर एडुअटैक ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे नोट्स, टेस्ट पेपर्स, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। राइट तो यहां पर देखिए हमारी बेसिकली स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, क्योंकि हमको तो एग्जाम पे अटैक करना है और अटैक करके विनर बन जाना है। तो इसके लिए हमको स्ट्रैटेजी भी डिसाइड करनी होगी। तो स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहेगी, वीक में हमारी 3 क्लासेस होंगी। जो टॉपिक आपका चल रहा है, ठीक है, आप 2 चीजें वहां पर लेकर बैठिए। एक हमारी बुक जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो बुक आपको लेकर बैठना है, और साथ में जो चीजें आपको मैं नोट डाउन करने को कहूंगी उसके लिए कॉपी आपको लेकर बैठनी है। राइट तो आपको बुक एंड कॉपी 2 चीजें लेकर बैठनी है। कुछ चीजें आपको बुक से जो है पढ़नी है, राइट उसको समझना है, उसका कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। देखिए फाउंडेशन में या एंट्रेंस एग्जाम में आपने कॉन्सेप्ट डेवलप किया और उसके बेसिस पे एमसीक्यूज आए और आपने राइट आंसर टिक कर दिया। लेकिन यहां पर आपको कॉन्सेप्ट तो समझना ही है, मतलब मेरी तरफ से जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होगा मैं आपको चीजें समझाऊंगी, आप अपने मैजिकल माइंड्स में उन चीजों को कंसेप्चुअली समझोगे। अब आपको समझ में तो आ गया, लेकिन आप क्या टाइमली उसको रिकॉल कर पा रहे हो, आप उसको समझ कर प्रॉपर लिख पा रहे हो, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा नहीं, हर एक क्लास के बाद मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 20 to 30 लाइंस आपको लिखनी है। आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है कि कैसे लॉ को लिखा जाता है, क्योंकि यहां पर ये पेपर सब्जेक्टिव है। आपने जो समझा उसको आपको पेपर में भी जो है उतारना है। समझ में आ रही है बात? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर आप खाना खाते हो तो नॉर्मल क्रॉकरी में खाना खाते हो, ठीक है। घर में डैडी को या आपके ब्रदर सिस्टर को खाना मिलता है तो नॉर्मल एक क्रॉकरी में आपको खाना मिल जाता है, राइट। लेकिन अगर कोई गेस्ट आता है तो उसके लिए एक और क्रॉकरी निकलती है। कोई बहुत शो ऑफ वाला गेस्ट आ जाता है तो उसके लिए और हाई क्वालिटी क्रॉकरी मम्मी लोगों ने रखी होती है वो निकालती हैं। तो आप ऐसे ही समझ लीजिए, मे बी आपका जो कॉन्सेप्ट है आपको अलग अलग जगह प्रेजेंट करना है। कम मार्क्स में प्रेजेंट करना है, उससे ज्यादा मार्क्स में प्रेजेंट करना है, और उससे ज्यादा मार्क्स में प्रेजेंट करना है, राइट। तो आपको किस ढंग से वो चीज
कॉपी में उतारनी है, कॉपी में लिखनी है एग्जामिनेशन के टाइम, इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यहां पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, जब आप क्लास कर चुके हो उसके बाद आपको जो है उसी दिन आप उस चीज का रिवीजन करिए। और मेरा एक सक्सेस मंत्र हमेशा रहा है रिपीटिशन। जितनी बार आप एक चीज को पढ़ोगे, जितनी बार आप एक चीज को पढ़ोगे, हर बार की रीडिंग में आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो चीजों को रिपीट करो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, और उसको अगर हो सके तो जब वो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लास में जब क्लियर हो चुका है, उसको समझने के बाद, ठीक है, उसका जाके तुरंत रिवीजन कर लीजिए। अगर आपने 1 वीक बाद उसका रिवीजन किया, बैकलॉग इकट्ठा कर दिया, तो वो आपकी जो राइटिंग वाली कॉपी वो आपको पहचानने से इनकार कर देगी। तू कौन, मैं कौन, आपको नहीं पहचानेगी, आपको अपनी ही लिखी हुई बातें समझ में नहीं आएंगी। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। तो जैसे जैसे हमारी वीकली क्लासेस जो है बढ़ती जाएंगी, आपको भी वैसे वैसे जो है रिवाइज करते हुए चलना है। तो इस स्ट्रैटेजी से हम चलेंगे, और ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जर्नल लॉ का ये पेपर आपको बहुत अच्छे स्कोर दिलाए, यही मेरी विश है। राइट, मैं आपको नॉलेज दे रही हूं, मुझे आपसे रिजल्ट चाहिए। समझ में आ रही है बात? मैं आपको नॉलेज दे रही हूं और मुझे आपसे रिजल्ट चाहिए। इस ऑब्जेक्टिव के साथ आपको तैयारी में लग जाना है। तो आई होप कि आपको इस पेपर का पूरा आइडिया मिल गया होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स वाले टॉपिक के साथ अपनी क्लासेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल मैजिकल माइंड्स। अपने माइंड का मैजिक चलाते रहिए और एडू अटैक के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू डियर।